नमस्कार, बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एमपी बोर्ड की क्लास 12th के 2023 मेन एग्जाम का अर्थशास्त्र विषय के पेपर का हल। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर सबसे पहले नंबर पर प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है उसका, कौन सी लागत शून्य नहीं हो सकती है? तो वह उत्तर है स्थिर लागत। यदि आपने कोई दुकान किराए पर ली हुई है, वहां पर आप अपनी दुकान चला रहे हैं, यदि उसका किराया 20,000 रुपए है, लेकिन आपकी आय कम हुई, ज्यादा हुई, उससे उस दुकान के किराए पर कोई असर नहीं पड़ेगा, वो तो आपको देना ही होगा। इसलिए हम इसे बोलते हैं स्थिर लागत जो है वो शून्य नहीं हो सकती, परिवर्तित भी नहीं हो सकती। आगे है, व्यष्टि अर्थशास्त्र संबंधित है। व्यष्टि अर्थशास्त्र संबंधित है व्यक्तिगत मात्राओं से। व्यक्तिगत मात्राओं से संबंधित है व्यष्टि अर्थशास्त्र, और विस्तृत मात्राओं से संबंधित है समष्टि अर्थशास्त्र। आगे है, अवसर लागत है। अवसर लागत है अगले श्रेष्ठ विकल्प त्याग की लागत। यानी आपको दो में से किसी एक विकल्प को चयन करना है और जो श्रेष्ठ है उसका चयन करना है। जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं कि अभी आप 6 घंटे पढ़ाई कर रहे होंगे, और यदि आपको किसी बर्थडे पार्टी में जाना है, वहां से 4 घंटा आपका वहां उपयोग होना था, लेकिन उस 4 घंटे को यदि आप बचाकर अपनी पढ़ाई में लगाते हैं तो आपके पढ़ाई के परसेंटेज में वृद्धि होगी, लेकिन आप बर्थडे में नहीं जा पाएंगे। तो इस तरह को बोलते हैं अवसर लागत। यानी कहीं से आपने समय को बचाया और कहीं लगाया। मान लो आपको किसी जमीन पर 50 कुंटल गेहूं हो रहा है और 60 कुंटल सब्जी हो रही है। यदि आपने गेहूं लगाने के विकल्प को चुना तो आपने गेहूं लगाने के अवसर को चुना, लेकिन आप सब्जी के उत्पादन से वंचित रह जाएंगे। तो इस तरह की लागत को बोलते हैं अवसर लागत। बच्चों, आगे है, गैर कर राजस्व है। गैर कर राजस्व, तो देखिए क्या है गैर कर राजस्व? क्या है? उधारी एक गैर कर राजस्व है। यानी आपने उधारी लिया, दिया, तो ये किसके अंतर्गत आएगा? गैर कर राजस्व के अंतर्गत आएगा। मतलब इसमें क्या होता है, जो मुख्य रूप से जो टैक्स है, उस टैक्स के अलावा जो राजस्व प्राप्त होता है उसे गैर कर राजस्व कहते हैं। जैसे शुल्क ले लिया, जुर्माना ले लिया, लाभांश ले लिया, ब्याज ले लिया। ये उधारी से आपने क्या लिया? ब्याज ले लिया। इस तरह के लाभ को हम गैर कर राजस्व कहते हैं। कीन्स के सिद्धांत का संबंध है। कीन्स के सिद्धांत का संबंध है किससे? है प्रभावपूर्ण मांग से है बचत प्रवृत्ति से है और उपभोग प्रवृत्ति से है। यानी इन तीनों से है, यहां पर आ जाएगा इनमें से सभी से है। प्रभावपूर्ण मांग, बचत प्रवृत्ति और उपभोग प्रवृत्ति, कीन्स के सिद्धांत का संबंध है। आगे 6वें नंबर पर है, बजट रेखा की प्रवणता ढाल है। क्या है बजट रेखा की प्रवणता? ऋणात्मक होती है, -P1/P2। बजट रेखा की प्रवणता क्या है? -P1/P2 है। 7वें नंबर का प्रश्न देखिए बच्चों, यहां पर है, भारत में 1 रुपए का नोट निर्गमित करता है। कौन निर्गमित करता है? वित्त मंत्रालय। भारत में 1 रुपए का नोट निर्गमित करता है वित्त मंत्रालय। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 2 पर, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहां पर है, सबसे पहले उत्पादन के साधन होते हैं। उत्पादन के साधन हैं, कौन कौन से हैं? भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन, साहस, है ना? भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन, साहस। अब यहां पर देखिए, तो कुछ अर्थशास्त्रियों के द्वारा भूमि, पूंजी, श्रम ये 3 साधन और संगठन और साहस को चौथा साधन माना गया है, और कुछ अर्थशास्त्रियों द्वारा संगठन को अलग और साहस को अलग माना गया है। इसलिए उत्पादन के साधन के लिए आप यहां पर 4 या संगठन और साहस को अलग अलग माना जाए तो 5 लिख सकते हैं बच्चों।
पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रेता खालिस्तान वस्तुएं बेचते हैं, समरूप वस्तुएं बेचते हैं, समरूप वस्तुएं बेचते हैं, एक समान तरह की वस्तुएं बेचते हैं, इसलिए तो पूर्ण प्रतियोगिता होती है। यदि कोई व्यक्ति राखी बेच रहा है तो उसके साइड की दुकान भी यदि राखी बेची जा रही है तो इस तरह की स्थिति में पूर्ण प्रतियोगिता होगी, समरूप वस्तुएं बेचते हैं। फिर तीसरे नंबर पर देखिए, खालिस्तान कीमत उच्चावचन वाली प्रक्रिया है। कीमत उच्चावचन वाली प्रक्रिया क्या है? बाजार है। तो यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों? बाजार। बाजार कीमत उच्चावचन वाली प्रक्रिया है। आगे चौथे नंबर पर है राष्ट्रीय आय। अब यहां पर देखिए, राष्ट्रीय आय की गणना खालिस्तान होती है। राष्ट्रीय आय की गणना तो बिल्कुल वार्षिक या प्रतिवर्ष होती है, तो आप यहां पर लिख देंगे वार्षिक होती है राष्ट्रीय आय की गणना। आगे देखिए, M1 और M2 खालिस्तान मुद्रा कहलाती है। कौन सी मुद्रा कहलाती है? संकुचित मुद्रा कहलाती है। M1 M2 संकुचित मुद्रा कहलाती है। फिर आगे है जीएसटी की मानक दरें खालिस्तान है, तो जीएसटी की मानक दरें क्या है? 0%, 5%, 18%, 40%। तो कितनी है मानक दरें इसकी जीएसटी की? 4 हैं। तो जीएसटी की मानक दरें 4 हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए, सत्य असत्य लिखिए। सत्य असत्य लिखिए। सबसे पहला है, गिफिन वस्तुओं पर भी मांग का नियम लागू होता है। गिफिन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होता, यह कथन असत्य है। आगे देखिए, स्थिर लागत को पूरक लागत भी कहा जाता है। बिल्कुल सही, यह कथन सत्य है। आगे, परिवर्तनशील लागत शून्य हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है, सत्य। परिवर्तनशील लागत तो शून्य हो सकती है। आगे है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा में बड़ी संख्या में क्रेता विक्रेता होते हैं। बिल्कुल, पूर्ण प्रतिस्पर्धा में बड़ी संख्या में क्रेता विक्रेता होते हैं, यह कथन भी सत्य है। पांचवा है, पूर्ण रोजगार का आशय शून्य बेरोजगारी नहीं है। बिल्कुल, यह भी सत्य है। पूर्ण रोजगार हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि बेरोजगारी शून्य हो गई। तो पूर्ण रोजगार का आशय शून्य बेरोजगारी नहीं है, यह कथन भी सत्य है। फिर छठवां देखिए, निवेश को भौतिक पूंजी स्टॉक भी कहते हैं। यह भी सत्य है, निवेश को भौतिक पूंजी स्टॉक भी कहते हैं। आगे देखिए, सातवां है, विदेशी विनिमय दर को फॉरेक्स दर भी कहते हैं। बिल्कुल सही है, यह कथन भी सत्य है बच्चों। चलिए अब लेते हैं चौथा प्रश्न, सही जोड़ी बनाइए। अब सही जोड़ी बनाइए में यहां पर सबसे पहले नंबर पर है निम्न स्तरीय वस्तुएं। निम्न स्तरीय वस्तुओं का संबंध किससे है? मोटे अनाज। मोटे अनाज को इसके सामने लिख देंगे बच्चों। दूसरा है स्टॉक। स्टॉक का संबंध है निश्चित समय। स्टॉक का संबंध है निश्चित समय से। बजट रेखा की प्रवणता। बजट रेखा की प्रवणता कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। एपीसी। एपीसी का संबंध किससे है? C/Y से है। प्रवाह। प्रवाह का संबंध किससे है? समयावधि से है। और एमपीएस का संबंध किससे है? एक ऋण एपीसी से है। इस तरह से हमें सही जोड़ी को सही उत्तर के साथ लिख देना है बच्चों। आगे देखिए, एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? कौन निर्धारित करता है? सरकार। सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाता है। दूसरा है, मुद्रास्फीति किसे कहते हैं? मुद्रास्फीति मुद्रा के मूल्य में गिरावट। मुद्रास्फीति क्या है? मुद्रा के मूल्य में गिरावट। मूल्य में गिरावट। मान लो कोई वस्तु 1 रुपए की 5 आती थी, लेकिन अब वो वस्तु 1 रुपए की 4 आने लगी, यानी मुद्रा के मूल्य में गिरावट हो गई है ना बच्चों। इसे बोलते हैं मुद्रास्फीति। महंगाई बढ़ना तथा वस्तुओं सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होना, ये कहलाती है मुद्रास्फीति। तीसरा नंबर है, राष्ट्रीय आय गणना की विधियों
के नाम लिखिए। राष्ट्रीय आय गणना की विधि कौन कौन सी हैं? उत्पाद विधि, उत्पाद विधि, फिर दूसरे में लिख देंगे व्यय विधि, उत्पाद विधि, व्यय विधि और आय विधि। तीसरी है आय विधि, है ना। तो इन विधियों से हम राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं, उत्पाद से, व्यय से और आय से। आगे है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति किसे कहते हैं? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति किसे कहते हैं? तो देखिए, आय में प्रति इकाई परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोग में परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, एमसीपी। क्या कहलाती है? एमसीपी। क्या होती है? तो ये क्या होती है? आय में प्रति इकाई परिवर्तनों के फलस्वरूप उपभोग में परिवर्तन। ये उपभोग में परिवर्तन डेल सी, और आय में प्रति इकाई परिवर्तन के फलस्वरूप डेल वाई है आय में परिवर्तन, है ना। तो एमसीपी क्या हो जाएगी? डेल सी अपॉन डेल वाई। फिर आगे देखिए, प्रत्याशित निवेश किसे कहते हैं? प्रत्याशित निवेश यानी योजनागत निवेश का मूल्य क्या कहलाता है? प्रत्याशित निवेश। यदि आपने कोई योजना के साथ कोई निवेश किया है, उसका मूल्य कहलाता है प्रत्याशित निवेश। 6वें नंबर में देखिए, त्रुटि और लोप किसे कहते हैं? सभी अंतरराष्ट्रीय लेन देनों की भूल चूक सुधारने के लिए बीओपी का तीसरा अवयव क्या है? त्रुटि और लोप है। किसका तीसरा अवयव है ये? बीओपी का तीसरा अवयव है बच्चों। तो यहां पर हमारा 2023 के पेपर के वस्तुनिष्ठ समाप्त होते हैं। पढ़ेंगे क्लास 12 अर्थशास्त्र से 2022 के बोर्ड एग्जाम के पेपर का हल। तो चलिए यहां पर लेते हैं सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1। सही विकल्प चुनकर लिखिए। कुल उपयोगिता जब स्थिर होती है तब सीमांत उपयोगिता होती है। जब कुल उपयोगिता स्थिर होती है तब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। दूसरा देखिए, एक फर्म का उत्पादन फलन है। फर्म का उत्पादन फलन क्या है? आगतों एवं निर्गतों में संबंध, आगतों एवं निर्गतों में संबंध। फिर तीसरा है, भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि है। वित्तीय वर्ष की अवधि बच्चों आपको पता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होती है। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च है भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि। फिर है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति किसे कहते हैं? डेल सी अपॉन डेल वाई। ये देखिए, ये है डेल सी अपॉन डेल वाई है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। आगे है 5वां नंबर, कीमत स्वीकारक व्यवहार किस प्रतियोगिता की विशेषता है? कीमत स्वीकारक व्यवहार पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता है। यहाँ आएगा पूर्ण प्रतियोगिता। 6वां नंबर देखिए, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है। अब यहाँ पर ले लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर है सबसे पहले औसत संप्राप्ति। औसत संप्राप्ति बराबर कुल आगम। यहाँ ऊपर क्या आ जाएगा? कुल आगम, कुल आगम बटे मात्रा। फिर दूसरा देखिए, किसी वस्तु अथवा सेवा की सरकार द्वारा निर्धारित कीमत की ऊपरी सीमा को खालिस्तान कहते हैं। ऊपरी सीमा को क्या कहेंगे? उच्चतम कीमत कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? उच्चतम कीमत। फिर तीसरा देखिए, यहाँ पर पूर्ण प्रतियोगिता में प्रत्येक फर्म क्षमस्व या एकस्व वस्तु का उत्पादन एवं विक्रय करती है। क्या करती है? क्षमस्व या एकस्व वस्तु का उत्पादन एवं विक्रय करती है। फिर देखिए चौथा है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है। 5वां देखिए, अल्पाधिकार में विक्रेताओं की संख्या खालिस्तान होती है। अल्पाधिकार में विक्रेताओं की संख्या बहुत कम होती है। यहाँ आ जाएगा बहुत कम।
अल्पाधिकार में विक्रेताओं की संख्या बहुत कम होती है। छठवां देखिए, विदेशी विनिमय दर को खालिस्तान दर भी कहते हैं। फॉरेक्स, क्या कहेंगे इसको? फॉरेक्स दर भी कहते हैं, फॉरेक्स दर भी कहते हैं। फिर अंतिम है, संतुलित बजट में आय व्यय की राशि खालिस्तान होती है, बराबर होती है। संतुलित बजट में आय व्यय की राशि बराबर होती है। चलिए अब लेते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, सत्य अवलिक असत्य लिखिए। सत्य असत्य हमको लिखना है। पहला है, अवसर लागत को आर्थिक लागत भी कहते हैं, बिल्कुल सत्य है, अवसर लागत को आर्थिक लागत भी कहते हैं। दूसरा है, वस्तु एवं सेवा कर एक राष्ट्र एक कर एवं एक बाजार की अवधारणा पर आधारित है, यह कथन भी सत्य है। तीसरा देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों का अंतिम ऋणदाता है, बिल्कुल सत्य है। चौथा देखिए, यदि किसी कीमत पर बाजार मांग से अधिक है तो उस कीमत पर बाजार अधिमांग कहलाती है, असत्य कथन है ये। पांचवा देखते हैं, दो अनधिमान वक्र एक दूसरे को काटते हैं, बिल्कुल नहीं काटते, असत्य है ये। फिर छठवा देखिए, बाजार मांग वक्र औसत संप्राप्ति वक्र है, बिल्कुल सत्य है, बाजार मांग वक्र औसत संप्राप्ति वक्र है। अब सही जोड़ी बनाना है बच्चों। सही जोड़ी देखिए, स्थानापन्न वस्तुएं चाय व कॉफ़ी से संबंधित है। फिर दूसरा देखिए, पूरक वस्तुएं कार एवं पेट्रोल से संबंधित हैं। फिर तीसरा देखिए, मूल्य ह्रास प्रतिस्थापन व्यय से संबंधित है। चौथा है, अंतिम वस्तुएं उपभोक्ता से संबंधित है। फिर पांचवा देखिए, कीन्स का आय विश्लेषण अल्पकालीन है। और छठवा देखिए, निवेश जो है भौतिक पूंजी स्टॉक से संबंधित है। अब पांचवा लेते हैं बच्चों, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। देखिए, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? विश्व बैंक की स्थापना सन 1944 में हुई थी। कब हुई थी? सन 1944 में हुई थी। फिर दूसरा देखिए, यहाँ पर दूसरा है, किसी वस्तु की मांग एवं कीमत में किस प्रकार का संबंध होता है? तो किसी वस्तु की मांग एवं कीमत में किस प्रकार का संबंध होता है? तो ऋणात्मक संबंध होता है। कैसा संबंध होता है? ऋणात्मक संबंध होता है। आगे, अवसर लागत क्या है? अवसर लागत क्या है? दूसरे सर्वश्रेष्ठ कार्य से प्राप्त किया गया लाभ अवसर लागत है। यानी किसी एक अवसर को छोड़कर दूसरे अवसर पर आप अधिक कार्य करते हैं तो उसे हम अवसर लागत कहते हैं, और उस एक अवसर की लागत आपको नहीं लगती तो दूसरे अवसर पर जो आपको लाभ भी प्राप्त होता है अवसर लाभ हो जाएगा, इस तरह की लागत कहलाएगी, अवसर लागत कहलाएगी। जैसे आपको किसी शादी विवाह पार्टी में जाना है और आपने उस कार्य को छोड़कर पढ़ाई में अपना समय 2 घंटा ज़्यादा दे दिया तो आपके परसेंटेज में वृद्धि हो जाएगी, ये एक प्रकार की अवसर लागत कहलाएगी। चौथा देखिए, श्रम बाजार में मजदूरी दर का निर्धारण कैसे होता है? तो श्रम बाजार में श्रम की मांग व श्रम की पूर्ति से, किससे होता है? श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति से क्या होता है? श्रम बाजार में मजदूरी दर का निर्धारण होता है। पांचवा है, समष्टि अर्थशास्त्र के कितने प्रमुख क्षेत्र हैं? फर्म, सरकार, परिवार, स्वदेशी व्यय, ये सभी क्या हैं? समष्टि अर्थशास्त्र के प्रमुख क्षेत्र हैं। तो लिख देते हैं, फर्म, सरकार, परिवार, विदेशी व्यय, ये सभी क्या हैं? समष्टि अर्थशास्त्र के प्रमुख क्षेत्र हैं। छठवा है, प्रत्यक्ष कर में कौन से कर शामिल होते हैं? तो प्रत्यक्ष कर में आयकर, निगम कर, संपत्ति कर, कौन कौन से कर हैं? आयकर है, निगम कर है और संपत्ति कर है। ये कौन से कर हैं? प्रत्यक्ष कर में शामिल हैं। फिर सातवां देखिए, प्रभावपूर्ण मांग, समग्र मांग की अवधारणा किसने दी? तो प्रभावपूर्ण मांग, समग्र मांग की अवधारणा कीन्स ने दी है।
किसने दी है? केन्स ने दी है। तो बच्चों 2022 के पेपर के वस्तुनिष्ठ यहाँ समाप्त होते हैं। हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा 2024 विषय अर्थशास्त्र का सेट ए का हल। तो चलिए यहाँ पर लेते हैं सबसे पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प चुनकर लिखिए। उस केंद्रीय समस्या की पहचान कीजिए जो उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा से संबंधित है। वो क्या है समस्या? कि क्या उत्पादन किया जाए, ये है केंद्रीय समस्या, क्या उत्पादन किया जाए। आगे दूसरा है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम आधार होता है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम किस चीज का आधार होता है? मूल्य निर्धारण का आधार होता है, मांग के नियमों का आधार होता है, उपभोक्ता की बचत का आधार होता है। यानी यहां पर आएगा उपर्युक्त सभी। आगे तीसरा प्रश्न है, उपभोक्ता के संतुलन का उदासीनता वक्र विश्लेषण आधारित है। किस चीज से आधारित है? क्रमवाचक उपयोगिता पर। क्रमवाचक उपयोगिता पर आधारित है उपभोक्ता के संतुलन का उदासीनता वक्र। आगे बढ़ते हैं, कीमत अनुपात px अपॉन py का ढाल सूचित करता है। कीमत के अनुपातों का जो हम ढाल खींचेंगे वो क्या सूचित करता है? वह सूचित करता है बजट रेखा को सूचित करता है और कीमत रेखा को सूचित करता है। दोनों चीजों को सूचित करता है, बजट रेखा और कीमत रेखा। यानी ऑप्शन नंबर यहां पर द सही आ जाएगा। अ और स दोनों को सूचित करता है। पांचवा देखिए, जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता, जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है तो कुल उपयोगिता स्थिर हो जाती है। ऑप्शन नंबर श सही है। आगे देखिए छठवा, श्रम उदाहरण है। श्रम किस चीज का उदाहरण है? परिवर्तनशील साधन का उदाहरण है। श्रम किसका उदाहरण है? परिवर्तनशील साधन का उदाहरण है। सातवां है, उचित विकल्प चुनिए। उचित विकल्प चुनिए। लाभ बराबर, लाभ बराबर क्या होगा? आगम ऋण लागत। जो आय है उसमें से आगम में से हम लागत को घटा देंगे तो वही तो लाभ होगा ना। तो लाभ बराबर आगम ऋण लागत। जैसे हम विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य करते हैं लाभ ज्ञात करने के लिए, वैसे ही जो हमने पाया है उसमें से जो हमारी लागत है उसको घटा देंगे तो वही तो लाभ होगा ना। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न 2 है, कर की मात्रा में वृद्धि होने पर पूर्ति खाली स्थान है। पूर्ति कैसी है? घटती है ना। कर की मात्रा में यदि आपने वृद्धि कर दिया तो पूर्ति कैसी होती है? घटती है। आगे देखिए, पूर्ति की लोच वस्तु की खालिस्तान और पूर्ति की मात्रा में परिणामात्मक गुणात्मक संबंध दर्शाती है। वस्तु की कीमत और पूर्ति की मात्रा में परिणामात्मक गुणात्मक संबंध दर्शाती है। कौन? पूर्ति की लोच। तीसरा है, खालिस्तान का आशय संतुलन की स्थिति से है। साम्य का आशय है संतुलन की स्थिति से है। चौथा देखिए, उत्पादन की प्रति इकाई लागत को खालिस्तान कहते हैं। उत्पादन की प्रति इकाई लागत ही तो हम क्या कहते हैं? कीमत कहते हैं। औसत लागत वक्र का आकार खालिस्तान आकृति का होता है। तो औसत लागत वक्र का आकार यू आकृति का होता है। आगे छठवें नंबर पर है, पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म कीमत खालिस्तान होती है। पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म की कीमत स्वीकारक होती है। कैसी होती है? स्वीकारक होती है। ठीक है बच्चों, अब हम लेते हैं प्रश्न नंबर 3। सही जोड़ी बनाइए। साधन की मांग, साधन की मांग व्युत्पन्न मांग है तो इसे मिलाएंगे हम व्युत्पन्न मांग से। एनएनपी का संबंध किससे है? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन एनएनपी। फिर यहां देखिए, उत्पादक द्वारा यंत्रों का उपयोग
उत्पादक द्वारा यंत्रों का उपयोग क्या है? मध्यवर्ती वस्तुओं से संबंधित है ये, मध्यवर्ती वस्तुओं से। बढ़ई द्वारा लकड़ी का उपयोग, ये किससे संबंधित है? अंतिम वस्तुएं से संबंधित है। और बचत का संबंध किससे है? रिसाव से है। बचत का संबंध रिसाव से है। और भारतीय अर्थव्यवस्था का संबंध है, वास्तव में कैसी अर्थव्यवस्था है भारतीय अर्थव्यवस्था? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। प्रश्न नंबर 4 लेते हैं, सत्य असत्य लिखिए। जीएनपी एक राष्ट्रीय अवधारणा है। जीएनपी एक राष्ट्रीय अवधारणा है, बिल्कुल है, यह कथन सत्य है। दूसरा देखिए, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, बिल्कुल सही है, यह कथन भी सत्य है। तीसरा देखिए, वस्तु विनिमय प्रणाली में मूल्य का मापन बहुत कठिन होता है। वस्तु विनिमय प्रणाली में मूल्य का मापन बहुत कठिन होता है, यह सत्य है। चौथा सत्य है। तीसरा पढ़ लेते हैं, भारत में 10 रुपए के सिक्के का वस्तुमान इसके मुद्रा मान से अधिक होता है, ये असत्य है बच्चों। फिर आगे 5वां पढ़ते हैं, बचत और विनियोग सदैव बराबर होते हैं, असत्य है बिल्कुल यह कथन। आगे देखिए, गुणक और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में धनात्मक संबंध पाया जाता है, सत्य कथन है। फिर आगे देखिए, पूर्ण रोजगार से अभिप्राय अर्थव्यवस्था में शून्य बेरोजगारी है, असत्य है, यह बहुत इंपॉर्टेंट भी है। आगे लेते हैं 5वां प्रश्न, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो देखिए, सबसे पहला है, बचत और आय के बीच क्रियात्मक संबंध को क्या कहते हैं? बचत फलन कहते हैं। क्या कहते हैं? बचत फलन कहते हैं। आगे है, औसत उपभोग प्रवृत्ति और औसत बचत प्रवृत्ति का योग क्या होगा? एपीसी और एपीएस का योग वास्तव में 1 होगा, यानी औसत उपभोग प्रवृत्ति और औसत बचत प्रवृत्ति को जोड़ने पर 1 प्राप्त होगा। उस कर का नाम बताइए जिसका भार कर चुकाने वाले व्यक्ति पर ही पड़ता है। वह कौन सा कर है? वह प्रत्यक्ष कर है। कौन सा कर है? प्रत्यक्ष कर है, जो कर चुकाने वाले पर ही उसका भार पड़ता है। राजस्व घाटा की गणना किस प्रकार की जाती है? राजस्व घाटा की गणना किस प्रकार की जाती है? तो राजस्व घाटा ऋण राजस्व प्राप्तियां, इससे पता चलता है राजस्व घाटा की गणना इस प्रकार होती है। आगे, प्राथमिक घाटा की गणना का सूत्र क्या है? प्राथमिक घाटा की गणना का सूत्र क्या है? राजकोषीय घाटा ऋण ब्याज का भुगतान। राजकोषीय घाटा ऋण ब्याज का भुगतान, ब्याज का भुगतान। अब आगे देखिए बच्चों, भुगतान संतुलन में किस प्रकार के सौदे शामिल किए जाते हैं? भुगतान संतुलन में किस प्रकार के सौदे शामिल किए जाते हैं? दृश्य और अदृश्य वस्तुएं एवं सेवाएं। आर्थिक सौदे कौन से वाले? दृश्य एवं अदृश्य वस्तुएं एवं सेवाएं। वस्तुएं एवं सेवाएं ये किस में शामिल होती हैं? ये होते हैं भुगतान संतुलन में। ठीक है बच्चों, तो ये था 2024 के पेपर का वस्तुनिष्ठ, हमारा यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।